हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ग्रेड प्लस के टीचिंग एग्जाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग जो है कोटा शैली को पढ़ेंगे। देखिए, हमारी राजस्थानी चित्रकला शैली चल रही है। मैंने पिछली क्लास ली जिसमें से हमने आपको किशनगढ़ शैली के बारे में बताया, ठीक है, और बूंदी शैली के बारे में बताया। आज हम लोग कोटा शैली पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शैली है, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लोग जुड़िए हमारे साथ और फ्रेंड सर्कल में जल्दी से इसको शेयर कर लीजिए और फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम लोग कोटा पढ़ेंगे और जयपुर शैली को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी लोग फटाफट ज्वाइन करिए। हाँ, प्रियंका बर्नवाल जी प्रणाम। हाँ, वेरी गुड इवनिंग स्वीटी जी। थैंक यू प्रियंका जी, मैं बस पहुंच गया, थोड़ा सा लेट हो गया क्लास, ठीक है बेटा। चलो सब लोग जल्दी से एक्टिव हो जाएं, क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो सब लोग जल्दी से लाइव आ जाएं, ठीक है। एक दूसरे को शेयर कर लीजिए। कोटा शैली पढ़ेंगे आज हम लोग, ठीक है। राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग में कई उपशैलियां हैं, कई शैलियां हैं। देखिए, हम महत्वपूर्ण सभी शैलियों को यहाँ पर देखेंगे, तो लगातार हम लोग एक एक करके देखते चल रहे हैं। देखिए, आज हम लोग यहाँ कोटा शैली पे हैं। कोटा शैली की बात करें तो हड़ौती शैली का नाम सुना है आप लोगों ने। हड़ौती शैली जो है, हड़ौती शैली की दूसरी उपशैली है, दूसरी प्रमुख उपशैली है। ध्यान से समझ लीजिएगा, हड़ौती शैली की दूसरी प्रमुख उपशैली है कोटा। तो यहाँ पर आपको यहाँ ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कोटा, ठीक है। तो बिल्कुल से कोटा की बात करें तो कोटा जो है वह, इसकी स्थिति की बात करें तो बूंदी से 32 किलोमीटर दूर और जयपुर से 240 किलोमीटर दूर है कोटा, ठीक है। हड़ौती की बात आई है तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, हड़ौती की बात चल रही है तो हड़ौती शैली यह राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग की शैली है और इसमें कई उपशैलियाँ हैं, जिनमें से हम बात करें तो कोटा है, कोटा के बाद दूसरी बात की जाए बूंदी है, तो बूंदी जो है वो पहली है, कोटा दूसरी है, और तीसरी हम बात करें तो झालवाड़ है। झालवाड़, जिनमें से ये दोनों प्रमुख हैं, कोटा और बूंदी दोनों प्रमुख हैं और हमें इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। तो फटाफट सभी लोग बच्चे एक दूसरे को शेयर कर लो और हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखिए, नामकरण की बात करें, भाई कोटा शैली कैसे नाम पड़ा, तो कोटा शैली जो है वो नाम पड़ा कि ये भीलों का राज्य था। कोटा नामक जो स्थान है ये भीलों का राज्य था, जिसका नेतृत्व कोट्या कर रहा था। कोट्या नाम का एक जो भील नेता था वह इसका नेतृत्व कर रहा था और इसी भील नेता के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम कोटा पड़ा है। कोट्या नामक भील नेता के नाम पर इसका नाम पड़ा क्या, कोटा। तो कोट्या और कोटा ये दिमाग में रखोगे, क्वेश्चन बनता है तो ठीक है, वरना अपनी जानकारी के लिए। स्थिति की बात हुई तो बूंदी से 32 किलोमीटर दूर, जयपुर से 240 किलोमीटर दूर कोटा राज्य स्थित है, ठीक है। तो कोटा, आज भी आप सभी लोग कोटा को जानते हैं, कोटा मशहूर है। स्थापना की बात करें तो 1631 ईस्वी में माधो सिंह हाड़ा के द्वारा, देखिए हाड़ा राजाओं का ये क्षेत्र रहा है, तो माधव सिंह हाड़ा जो हुए हैं इन्होंने ही इस कोटा राज्य की स्थापना करने का काम माधव सिंह हाड़ा ने किया है, ठीक है। तो माधव सिंह हाड़ा को थोड़ा ध्यान में रखोगे। खोज की बात की जाए तो 1952 ईस्वी में कर्नल जीटी गेयर एंडरसन, ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे, एंडरसन की बात आई है, जीटी गेयर एंडरसन ने इसका खोज किया था, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इन्होंने यहाँ के चित्रों को निजी संग्रहालय विक्टोरिया एंड एल्बर्ट का जो संग्रहालय लंदन में, वहाँ पर कुछ सुरक्षित किया है, क्योंकि इन्होंने खोजा था, उन चित्रों को वो यहाँ पर रखे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट
संग्रहालय लंदन को भेंट किया था यहाँ के चित्रों को। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय, थोड़ा सा ध्यान रखोगे, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय को जो एंडरसन महोदय हैं खोजा था जिन्होंने, उन्होंने इनको भेंट कर दिया था। तो उस संग्रहालय में कोटा के कुछ चित्र जो हैं वो वहां पर रखे हुए हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कोटा शैली की विकास यात्रा, कोटा शैली किस प्रकार से विकसित हुई, तो उसका विकास यात्रा उसका क्या रहा है, यह थोड़ा हमको यहाँ पर ध्यान देना होगा। बात है 1624 ईस्वी की। 1631 में माधव सिंह हाड़ा के द्वारा इस राज्य की स्थापना की गई, लेकिन हम बात करें तो 1624 ईस्वी में, ठीक है, जहांगीर, जो जहांगीर हुए आप सभी जानते हो उस समय राजा थे, ठीक है, जहांगीर मुगलिया सल्तनत के राजा जहांगीर जो है वो हृदय नारायण से नाराज थे। जहांगीर जो थे वो हृदय नारायण से नाराज थे, नारायण से नाराज थे, नारायण से नाराज थे, क्योंकि उस समय कोट्या स्थान पर, यानी कोटा नामक स्थान पर जो ये जागीर थी जहांगीर की जो ये जागीर थी वो हृदय नारायण के पास थी। और ये बात है 1624 ईस्वी की। तो 1624 ईस्वी में इस जागीर की जो, जब जहांगीर की नाराजगी हृदय नारायण से हुई तो इसको क्या किया इन्होंने इस क्षेत्र को इसने रतन सिंह, राव रतन सिंह के पुत्र, ठीक है, माधव सिंह को सौंप दिया। ठीक है, तो माधव सिंह, राव रतन सिंह के पुत्र माधव सिंह को सौंप दिया था। यानी राव रतन सिंह जो हैं वो बड़े भूभाग के राजा थे और ये एक छोटा सा कोटा, एक छोटा सा स्थान था और इस स्थान पर इन्हीं के पुत्र माधव सिंह, जो कि यहां पर देखेंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा, 1624 से 1648 ईस्वी तक इन्होंने अपना शासन किया है। कोटा की गद्दी पर ये बैठ चुके थे। गद्दी दे दी थी, किसने दे दी थी? जहांगीर ने दे दी थी। गद्दी जहांगीर ने दे दी थी हृदय नारायण से लेकर के। अब बात आती है इस प्रकार 1631 में कोटा को 360 गांवों का हड़ौती का दूसरा स्वतंत्र राज्य बना। किसने बनाया? माधव सिंह हाड़ा द्वारा। तो हड़ौती जो इतना बड़ा क्षेत्र था उसका दूसरा स्वतंत्र राज्य, बूंदी के बाद हड़ौती दूसरी कोटा स्वतंत्र राज्य बना, जो कि 360 गांवों का था। अब माधव सिंह के पुत्र राव मुकुंद सिंह 1648 से 1658 गद्दी पर बैठे और माधव सिंह और उनके पुत्र मुकुंद सिंह ने मिलकर कोटा के स्थापत्य और कला को बढ़ाया। परंतु इनके समय में चित्रकला पर बूंदी शैली का ही प्रभाव रहा। यानी कि उस समय कोटा की अपनी अलग पहचान नहीं हुई और कोटा जो है, कोटा पर बूंदी शैली का ही प्रभाव रहा। वहां के चित्रकार ही वहां कोटा में आकर के, बूंदी के चित्रकार कोटा में आकर के कोटा में चित्रकारी करते थे, जो कि उसी प्रकार से थी। बात आती है राजा छत्रसाल की। राजा छत्रसाल जो कि 1658 से लेकर 1664 तक शासन किए। इनके समय में कोटा चित्रशैली की अपनी निजी पहचान उभर कर आई। ठीक है, निजी पहचान उभर कर आई क्योंकि इन्होंने आश्रय दिया चित्रकारों को, तो कोटा की अपनी अलग शैली बन के आई। अब बात करें तो कोटा के जो महत्वपूर्ण आश्रयदाता माने गए हैं वो राव उम्मेद सिंह है। राजा राव उम्मेद सिंह जो कि 1771 से लेकर 1900, एक मिनट यहाँ पर ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। राव उम्मेद सिंह की बात है 1771 से लेकर 1820, 1771 से लेकर 1820 के काल में, ध्यान से समझ लीजिएगा, 1771 से लेकर 1820 के काल में इस शैली की बड़ी उन्नति हुई। महान कला प्रेमी वीर शिकारी राजा उम्मेद सिंह के समय में कोटा शैली में कार्य हुआ और इसका काल, इस शैली का चरमोत्कर्ष काल कहलाया, यानी कि स्वर्णकाल कहलाया, स्वर्णकाल। तो राव उम्मेद सिंह का जो काल रहा है, ठीक है, 1771 ईस्वी से लेकर के, ध्यान से समझ लीजिएगा, सन 1771 से लेकर 1820 ईस्वी का जो काल रहा, लगभग 50 वर्षों का राव उम्मेद सिंह का यह बड़ा महत्वपूर्ण काल रहा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये बात भी आपको ध्यान में
रखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये उत्कर्ष काल माना जाता है, ठीक है। यदि हम एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा 1770 से लेकर के 1819 दिखाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखोगे। तो उमेर सिंह के समय में कोटा में शिकार चित्रण, क्वेश्चन पूछा जाता है, शिकार चित्रण की अधिकता, ठीक है, अधिकता देखने को मिलती है। चित्रकारों ने इनकी रुचि के अनुसार शिकार के चित्रों को अधिक बनाया था, क्योंकि उमेर सिंह को शिकार बहुत पसंद था, इसलिए शिकार की रुचि के अनुसार ही इन्होंने शिकारी चित्र जो हैं वो बहुत बनाए उस समय के चित्रकारों ने। तो यह बात थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। घुड़सवारी का ही शौक था इनको, राव उमेर सिंह जी को घुड़सवारी का शौक था, आखेट का शौक था। तो घुड़सवारी का शौक था, इसलिए हम बात करें तो जो कोटा झालवाड़ मार्ग पर स्थित सघन वन था, उसी सघन वन में ये शिकार के लिए जाया करते थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। चित्रकारों ने उनकी रुचि के अनुसार शिकार के चित्रों को बहुत अधिकता से बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हम बात करें, चित्रकार की बात करें, तो चित्रकार में लक्ष्मी राम या लक्ष्मी नारायण, रघुनाथ, गोविंद तथा नूर मोहम्मद चित्रकार रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा प्रमुख विषय, ठीक है, प्रमुख विषय। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। प्रमुख विषय जैसे कि पशु पक्षी, ठीक है, पशु शिकार, कृष्ण की जीवन लीला से संबंधित चित्र, इसके साथ साथ राजाओं का सभी यानी पोर्ट्रेट बनाते थे। सभी का मतलब हो जाता है, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, सभी का मतलब होता है पोर्ट्रेट का मतलब होता है जो पासपोर्ट साइज फोटो, यानी कि मुंह का कह लीजिए या संपूर्ण फेस, पूरा कह लीजिए पूरे शरीर का चित्रण करना, ठीक है। बारहमासा, राग रागिनी तथा युद्ध दृश्य आदि यहाँ पर मशहूर रहे हैं। कोटा शैली के से प्राप्त चित्रों की हम बात करें तो शिकार दृश्य यहाँ पर विशेष रहा है। समय का जो शिकार दृश्य बहुत विशेष रहा है। नायिका भेद का चित्रण भी बहुत प्रमुख रहा है, जिसमें रूठी नायिका को नायक मना रहा है, रूठी नायिका को नायक मना रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो नायिका भेद में नायिका जो है वो रूठी हुई है और नायक जो है उसे मना रहा है। ऐसा हमेशा होता है कि नायिका रूठी होती है और नायक मना रहा होता है, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिलता है, आप आसपास में भी देख सकते हो, समाज में भी देख सकते हो, पति पत्नी के केस में भी देख सकते हो कि नायिका जो है, भले ही नायिका की गलती हो, लेकिन रूठना नायिका को है, मनाना नायक को है, नायक की गलती हो या ना हो। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा नायिका भेद, ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि कोटा शैली से इनका संबंध है नायिका भेद का, ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान से करते चलोगे, ठीक है। जिन बच्चों को कोई दिक्कत होगी, डाउट्स होंगी, वे बिल्कुल से पूछ सकते हैं, ठीक है। नायिका भेद की बात चल रही है, तो नायिका भेद की हम बात करें तो यहाँ पर ये थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा। ठीक है। इसके बाद की हम बात करें तो राम द्वारा हिरण का शिकार करते हुए चित्र चित्रित है, जिनमें से लक्ष्मण तो हैं, साथ में हनुमान को भी दिखाया गया है। इसके अलावा अन्य हाथियों की लड़ाई का भी चित्र है, तो हाथियों की लड़ाई को हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक चित्र है जो कि हाथियों की लड़ाई का ही है। ये हाथियों की लड़ाई का चित्र है, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हाथियाँ लड़ रही हैं। सभी बच्चे देखते रहें, जिन्हें दिक्कत होगी वो रिप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल से, ठीक है। देखिए चित्र समझ में आया, हाथियों की यहाँ पे लड़ाई दिखाई गई है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो 16 श्रृंगार एक दृश्य मिलता है यहाँ पे,
शोला श्रृंगार का, तो शोला श्रृंगार का प्रसिद्ध चित्र जो है, ठीक है, ये शोला श्रृंगार जो स्त्रियां करती हैं, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो शोला श्रृंगार के इस दृश्य को आप देख पाओगे, ठीक है, यहाँ पे इस दृश्य को देख सकते हो, कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। बड़ी सुंदर सी युवती है शोला श्रृंगार किए हुए। ठीक है, तो यह भी कोटा से संबंधित है। ठीक है, कोटा की हम बात करें तो कोटा से ये संबंधित चित्र है। ठीक है, आप सभी लोग रिप्लाई भी करते रहेंगे, ठीक है, ध्यान से देखते चलेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, कुछ श्रृंगार से संबंधित है, तो सुंदर सी श्रृंगार की बात की गई है। फिर राधा कृष्ण का एक चित्र मिलता है जिसमें कृष्ण राधा के पास बैठे हैं और राधा भी बैठी हैं। देखेंगे कुछ राधा कृष्ण का ये चित्र है। देखिए ये राधा कृष्ण का चित्र है, बड़ा सुंदर सा है, बड़ी चित्रकारी है, तो बड़ा पेंटिंग है। लेकिन यहाँ पर जो राधा कृष्ण के बैठने की बात की गई है तो इसको आप देख पाओगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे राधा कृष्ण जो हैं वो बैठे हुए हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर चित्रकारी की गई है, बहुत ही सुंदर है। आप थोड़ा सा इसको देखेंगे, ये ऊपर से पूरा देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर देखिए कुछ एक जगह पर इस चित्र को ध्यान से देखेंगे कि एक जगह पर राधा कृष्ण बैठे हुए दिखाए गए हैं। ठीक है, राधा कृष्ण बैठे हुए दिखाए गए हैं। कुछ ये पेड़ वेड़ दिखाया गया है, पेड़ पर कुछ जानवर दिखाए गए हैं, पक्षी। इसके बाद में थोड़ा सा इसी चित्र को देखोगे पूरा करके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये नीचे पूरा यहाँ तक का। तो इसको अब हम थोड़ा सा छोटा कर दें तो आप थोड़ा और अच्छे समझ पाओगे। ये है चित्र, अब आप थोड़ा देख सकते हो ये पूरा। ठीक है, बहुत ही सुंदर चित्र है ये। ये पूरा चित्र है जिसमें एक स्थान पर राधा कृष्ण बैठे हुए हैं, पेड़ वेड़ का दृश्य है। ठीक है, कुछ तालाब या कुछ जैसे है जिसमें से बहुत सारे जानवर हैं। तो यहाँ पर इस चित्र को आपने देखा। फिर हम आगे और चलेंगे, आगे बात करेंगे। तो कोटा शैली में भित्ति चित्र की बात करें तो भित्ति चित्र जो है वो 4 जगह पर है, जिसमें से झाला जी की हवेली, छत महल, राजमहल और देवता जी की हवेली। इन 4 स्थानों पर कोटा शैली के भित्ति चित्र पाए गए हैं। झाला की हवेली कोटा के दीवान जालिम झाला सिंह हैं उन्हीं की ये हवेली है। नाटकीय बादलों के अंकन का प्रयोग यहाँ पर कोटा शैली में देखने को मिलता है, कुछ रुईदार करके। ठीक है, तो रुईदार करके इसमें दिखाया गया है, तो ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखोगे। शिकार का दृश्य कोटा स्कूल की विशेषता है, शिकार का दृश्य, तो यहाँ तक ध्यान में रखोगे। इसके बाद हम विशेषताओं पर चर्चा करें तो यहाँ हल्के हरे, पीले, नीले रंगों का प्रयोग बहुत अधिक हुआ है। हल्का हरा, पीला और नीला रंग। इसके साथ साथ अधिकतर बॉर्डर लाल और नीले रंग से बॉर्डर बनाए गए हैं, जो हम हाशिए कह सकते हैं। ठीक है, मुख्य चित्र की बात करें तो उसके चारों ओर हरे रंग की रेखा बनाई गई है। यहाँ चित्रकारों ने दुर्गम वनों के अद्भुत दृश्यों को चित्रित किया। दुर्गम वन मैंने बताया कि कोटा झालवाड़ रोड पर सघन वन था, जहाँ पर राव उम्मेद सिंह जी जा करके शिकार किया करते थे। उन्हीं का चित्र है वहाँ का ही, राव उम्मेद सिंह का ही। इसके बाद हम स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों का जो अधर है वो पीन है, पीन अधर है, सुदीर्घ नासिका है। पीन अधर का मतलब हो जाता है बहुत ही सुंदर सा, ठीक है, पतला सा सुंदर सा अधर है। अधर मतलब होठ। और सुदीर्घ नासिका, सुदीर्घ थोड़ी सी बड़ी सी नासिका है, नाक है। ठीक है, पतली कमर, उन्नत उरोज, कपोल, खिले हुए गाल जो हैं थोड़ा खिले हुए हैं। कद जो दिखाया गया है वो अपेक्षाकृत थोड़ा छोटा है। आँखें कटाक्ष वाली, आँखें जो हैं
वो कटाक्ष वाली आंखें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आंखों की बात की गई, जिसको कटाक्ष वाली हम खंजन नयन भी बोल सकते हैं। आंखों को लेकर के यहाँ पे खंजन नयन बोला जा सकता है, तो खंजन नयन हो जाएगा। गर्दन मासल युक्त है, जो गर्दन दिखाया गया महिलाओं का थोड़ा मोटा दिखाया गया है इसमें, तो मासल युक्त हो जाएगा। इसके साथ साथ हम बात करें तो पुरुषों की आकृतियों में उन्नत भावें, भाव जो है इनकी बहुत ही उन्नत है। मासल देह यानी कि मसल युक्त देह हैं, बादाम के समान आंखें हैं, मुख पर भरी भरी दाढ़ी मूछ है, पुष्ट और सुडौल शरीर है। तो ये पुरुषों के शरीर की बात की गई है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखोगे। यहाँ तक के बाद इसके बाद हमारी जो अगली शैली आती है वो है जयपुर शैली। तो यहाँ तक था कोटा शैली, जिनके बारे में आप लोगों ने जाना। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे जयपुर शैली की तरफ। तो जयपुर शैली को हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 करके देखेंगे, ठीक है। आप सभी लोग बाकायदा अच्छे से क्लियर करेंगे। देखिए, जयपुर शैली की बात करें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण शैली रही है, ठीक है। जयपुर शैली की बात करें तो जयपुर पर कई राजवंशी राजाओं ने काम किया है, ठीक है। स्थापना की हम बात करें तो 18 नवंबर सन 1727 ईस्वी में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। महाराजा सवाई जयसिंह बड़े मशहूर हैं। जयपुर जो है, जयपुर रियासत कछुआ, ठीक है, कछुआ राजपूतों का शासन रहा है इस पर, ठीक है। जयपुर शहर के वास्तुकार की बात करेंगे तो विद्याधर भट्टाचार्य जो हैं वो जयपुर शहर के वास्तुकार थे, जिन्होंने जयपुर की वास्तु रचना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। नामकरण की बात करें तो जयपुर तथा अलवर के भागों को ढूढ़ाड़ के नाम से जाना जाता था। और ढूढ़ाड़ की बात करें तो यहाँ पर ढूढ़ नामक राक्षस रहता था, जिसके कारण इसको ढूढ़ाड़ कहा गया है। तो ये हम जयपुर की बात करें तो जयपुर को थोड़ा सा ध्यान में यहाँ पर रखना होगा। जयपुर जो है वो थोड़ा ढूढ़ाड़ शैली से आती है और जयपुर ढूढ़ाड़ शैली का ही अंग है, इसीलिए इसको ढूढ़ाड़ नामकरण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। जयपुर को हम कहें तो ढूढ़ाड़ शैली का हिस्सा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ढूढ़ाड़, ठीक है, ढूढ़ाड़ शैली, ढूढ़ाड़ शैली की उपशैली है, उपशैली है। ये कौन सी शैली है? तो ये उपशैली है, ठीक है, उपशैली है जयपुर, ठीक। जयपुर की बात हमने की। अब यहाँ पर बात करेंगे जयपुर के विकास यात्रा की। तो जयपुर के विकास यात्रा की हम बात करें तो जयपुर के सबसे पहले जयपुर की स्थापना करने वाले राजा सवाई जयसिंह प्रथम 1699 से 1743 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है। जिनमें से हम बात करें तो इन्होंने वेधशाला, चंद्रमहल, जय निवास, तालकटोरा, सिसोदिया रानी का महल आदि इमारतें इन्होंने बनवाई थी, ठीक है। इन्होंने राज्य को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए, ठीक है, सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए 36 कारखानों की स्थापना कराई थी, जिनमें से एक कारखाना सूरत खाना भी था। सूरत खाना जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सूरत खाना में चित्रकार चित्र निर्माण करते थे। सूरत खाना जो था उसमें ये सवाई महाराजा जयसिंह प्रथम की बात है, तो ध्यान रखोगे। इस काल में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंदा, बारहमासा, नवरस, रागमाला चित्रों का निर्माण हुआ, जो मुगल शैली से प्रभावित थी, क्योंकि एक तरफ मुगल शैली भी चल रही थी, ठीक है। एक अपूर्ण तथा तिथियुक्त विक्रम संवत 1766 रागमाला, ठीक है, ठीक है, आमेर में बनी तथा कांकरौली कला संग्रह से प्राप्त हुई है। आमेर में बनी है और कांकरौली कला संग्रह में ये प्राप्त हुई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इसको ध्यान में रखोगे आप सभी लोग, ठीक है। इस समय के दरबारी चित्रकार जो हुए हैं
मोहम्मद शाह तथा साहिब राम। ठीक है, ठीक, मोहम्मद शाह तथा साहिब राम दो महानुभाव यहाँ पर हुए। ठीक है, इनके दरबारी कवि शिवदास राय द्वारा ब्रज भाषा में तैयार करवाई गई सचित्र पांडुलिपि, जिसको बोलेंगे सरस रस ग्रंथ, एक नाम दिया गया है। ये शिवदास राय द्वारा ब्रज भाषा में तैयार कराई गई सचित्र पांडुलिपि है, जो कि सरस रस ग्रंथ है, जिसमें से कृष्ण से संबंधित चित्र हैं और वो 39 पन्नों पर अंकित है, 39 पन्नों पर अंकित है। ये कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा ध्यान में रखोगे आप सभी लोग। ठीक है, इन्होंने देश भर में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया है, 5 वेधशाला का निर्माण करवाया। ठीक है, जयपुर वेधशाला, जयपुर वेधशाला, दिल्ली वेधशाला, दिल्ली वेधशाला की बात करें तो दिल्ली जंतर मंतर, जंतर मंतर। ठीक है, सभी जगह पर वेधशालाएं बनवाई गई, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस, मथुरा। ठीक है, मथुरा, तो इन सभी 5 जगहों पर वेधशालाएं बनवाई गई हैं, जिनमें से 1 अगस्त 2010 को यूनेस्को ने वेधशाला जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, जो कि दिल्ली में स्थित है। ठीक है, दिल्ली के वेधशाला को किया है। इसके बाद हम बात करें अगले जो राजा हुए इन्हीं के तो सवाई ईश्वरी सिंह हुए, 1743 से 1750 रहा। इन्होंने सूरत खाना को आमेर से हटवाकर जयपुर कर दिया था। ईसर लाट सिटी पैलेस का इन्होंने निर्माण करवाया है, ईसर लाट और सिटी पैलेस का इनका निर्माण। संगानेर में कागजों पर काटी गई अनेक प्रकार के बेलबूटों की जालियां, जिनके कुछ नमूने महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, पूछा जाता है कि सांगानेर की बात करें या कहें कि कागजों पर काटी गई अनेक बेलबूटों की जालियां, जिसके कुछ नमूने महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय में स्थित हैं, वो कहाँ की हैं? ऑप्शन आंसर होगा संगानेर में। तो संगानेर में काटी गई थी। यदि पूछ लिया जाए कि संगानेर में कागजों पर काटी गई अनेक प्रकार के बेलबूटों की जालियां, जिनके कुछ नमूने कहाँ पर स्थित हैं, तो आप बताओगे महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं। कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, इसीलिए इन टॉपिकों को हमने पॉइंट किया हुआ है, तो आप सभी लोग ध्यान से इसको करते चलेंगे। हम चलेंगे और आगे। संग्रहालय में प्राप्त चित्र सवाई ईश्वरी सिंह को सवारी करते हुए और अंकुश से हाँकते हुए दिखाया गया है, जो कि सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय में ही स्थित है। साहिब राम लाल इस समय के प्रमुख चित्रकार थे। 2 चित्रकार हुए, जो कि साहिब राम और लाल, ये सवाई ईश्वरी सिंह के समय के प्रमुख चित्रकार थे। 1743 ईस्वी में तिथियुक्त कृष्ण रुक्मणी वेली, कृष्ण रुक्मणी वेली चित्र है जो चित्रित किया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये कृष्ण रुक्मणी वेली है। ठीक है, ये एक चित्र अंकित किया गया है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये कृष्ण रुक्मणी वेली है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से आप इसको देख सकते हो। कृष्ण और रुक्मणी जी हैं यहाँ पे, और इनकी ये वैली है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो अगले राजा हुए सवाई माधो सिंह प्रथम। सवाई माधो सिंह प्रथम, जो कि 1750 से 1767 ईस्वी में। चित्रकारों ने रंगों के स्थान पर, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे। ठीक है, अब इन्होंने चित्रकार जो हुए रंगों के स्थान पर मोती, लाख तथा लकड़ी की मड़ियों को, ठीक है, चिपका कर रीतकालीन अलंकारिक मणिकुट्टिम प्रवृत्ति, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मणिकुट्टिम प्रवृत्ति। मणिकुट्टिम प्रवृत्ति का मतलब मणि को चिपका करके रंग के स्थान पर ऐसे चित्रकारी करना, जिसको मणिकुट्टिम प्रवृत्ति कहा गया। ये अलंकारिक है, रीतकालीन अलंकारिक मणिकुट्टिम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है इस समय के चित्रकारों की बात।
वृद्ध होने के बावजूद भी चित्रकार साहिब राम जो हुए हैं आदम कद के व्यक्ति चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। जो इस शैली के प्रसिद्ध चित्र है महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम का, जो एक आदम कद का बड़ा सा व्यक्ति चित्र इनका बना है। चित्रकार रामजी दास व गोविंदा ने सवाई माधो सिंह को विभिन्न वेशभूषाओं जैसे कि राजकीय, घरेलू, पूजा और कुश्ती आदि में चित्रित किया है। चित्रकार लाल की बात करें तो इन्होंने भी राजकीय खेलों के दृश्यों को चित्रित किया है, चित्रकार लाल ने भी। तो इस प्रकार से महान चित्रकारों ने चित्रकारी की है। इसी की बात करें तो इसी काल में जयपुर के मालपुरा ठिकाने में तिथि युक्त रागमाला, जो कि 1756 ईस्वी की वो चित्रित हुई रागमाला है, कृष्ण लीला तथा रीतकालीन वैभव सिटी पैलेस की भित्तियों पर चित्रित है। ठीक है, सिटी पैलेस सिटी पैलेस है, ये ध्यान रखोगे थोड़ा सा, ये गलत लिखा है। ठीक है, इसके बाद में सवाई पृथ्वी सिंह हुए, जिनके काल में चित्रकार हीरा मंगल, हीरानंद और त्रिलोका हुए। इनका बहुत ही अल्पायु रहा है, शासनकाल इनका बहुत कम रहा। इसके बाद में अगले जो राजा हुए जिनका नाम सवाई प्रताप सिंह है, महाराजा सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, 1779 से 1830 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। कृष्ण भक्ति में विशेष अनुराग रखते थे और ब्रजनिधि नाम से ये कविता किया करते थे, यानी कि ब्रजनिधि के नाम से ये कविता करते थे। इन्होंने विश्व प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में इन्होंने कराया था। 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण करवाया। इसके साथ साथ कलात्मक रीत से सजे दरवाजों सहित प्रीतम निवास का भी निर्माण करवाया और चंद्र महल का भी निर्माण करवाया। दीवाने आम का निर्माण करवाया। जय निवास बाग को गोविंद देव जी के मंदिर के रूप में बदलवा दिया। इतने बड़े काम किया। इसके साथ साथ माधव निवास के पिछले भाग की दीवारों पर उत्कृष्ट भित्ति चित्रों का भी निर्माण करवाया। तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह जो हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। वास्तुकला के दृष्टि से इनका काल बहुत महत्वपूर्ण रहा। हवा महल आप सभी लोग देखने जाते हो, जयपुर के हवा महल को, जो कि महाराजा प्रताप के समय, सवाई प्रताप सिंह के समय का ही है, तो इसको ध्यान रखोगे। इसके बाद में हम बात करें तो राधा कृष्ण का नृत्य, महाराजा सवाई प्रताप सिंह का आदम कद का व्यक्ति चित्र, ये दोनों साहिब राम के द्वारा बनाए गए थे। आप यहाँ पर थोड़ा सा इनका देख सकते हो, राधा कृष्ण जी का ये इनका नृत्य है, राधा कृष्ण जी का चित्र के माध्यम से देख पाओगे। इसमें दिखाया गया है राधा कृष्ण जी का नृत्य, चारों तरफ से गोपियां हैं। ठीक है, इस चित्र को आप देख पा रहे हो। ठीक, चारों तरफ से गोपियां हैं और भगवान श्री कृष्ण और राधा जी बीच में हैं। इसके अलावा ये हो जाएगा प्रताप का व्यक्ति चित्र। ठीक है, प्रताप का ये व्यक्ति चित्र है, अभी भी देख सकते हो। आदम कद का एक इनका व्यक्ति चित्र है जो कि प्रताप सिंह का है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझ लीजिए। थोड़ा सा धूमिल दिख रहा है लेकिन चित्र ऐसा ही है, साफ नहीं है। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, प्रताप सिंह का यह चित्र है। इसके हम बाद में बात करें आगे तो 1785 से 1790 में, 1785 से 1790 के बीच की बात की जाए तो 85 से 90 में
जीवन राम सांवला तथा शिवदास नामक ये 3 चित्रकारों ने मिल करके रागमाला का संपूर्ण सेट बनाया था। ठीक है, जिसमें 34 चित्र हैं जो 36 राग रागिनियों पर आधारित है। ये भी इम्पॉर्टेंट है और प्रताप सिंह के समय में बना। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, इसके आगे हम चलें तो अगले हुए महाराजा सवाई जगत सिंह। महाराजा सवाई जगत सिंह की हम बात करें, ठीक है, तो ये 1803 से लेकर 1818 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। इनके दरबारी कवि पद्माकर जो हुए हैं उन्होंने जगत विनोद की रचना की। तो दरबारी कवि हुए जिन्होंने जगत विनोद की रचना की। इन्हीं के समय में बिहारी लाल की रचना बिहारी सतसई का सर्वप्रथम चित्रण हुआ, जो कि जयपुर में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सभी लोगों को बड़े ध्यान से इसको करना चाहिए। ठीक है, हाँ, बहुत ही सुंदर चित्र है, बिल्कुल से प्रियंका जी। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, ये बिहारी लाल की बिहारी सतसई का सर्वप्रथम चित्रण जयपुर शैली में किया गया है, और वह भी महाराजा सवाई जगत सिंह के समय में। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखोगे। इन्हीं के दरबारी कवि पद्माकर ने जगत विनोद की रचना की है। इसके अलावा गोवर्धन धारण, भगवान श्री कृष्ण जी का गोवर्धन धारण, और फिर रास मंडल का विश्व प्रसिद्ध चित्र, रास मंडल का विश्व प्रसिद्ध चित्र इसी शैली का है, जो सिटी पैलेस संग्रहालय में सुरक्षित है। सिटी पैलेस संग्रहालय जयपुर में यह सुरक्षित है, तो ये बात ध्यान रखोगे सवाई जगत सिंह के समय का। इसके अलावा विष्णु सहस्त्रनाम, जो कि 1806 ईस्वी का है, विष्णु सहस्त्रनाम विष्णु सहस्त्रनाम। दूसरा है मधुमालती, मधुमालती का 1807 ईस्वी का तिथि युक्त चित्र जो है वह भी इसी समय का। देखिए, ये सारे चित्र दिमाग में रखने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विष्णु सहस्त्र नाम का चित्र किस शैली का है, तो जयपुर शैली का है। अब जयपुर शैली भी दे सकता है, राजस्थानी शैली भी दे सकता है, तो ये बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है, इसलिए इसको ध्यान में रखोगे। और ध्यान में रखोगे कि जयपुर पे जयपुर के साथ राजस्थानी, तो राजस्थानी तो है, ये जयपुर है तो राजस्थानी है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, एक एक चित्र जो है, एक एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। हाँ, ये है कि सवाई प्रताप सिंह के बाद जो जगत सिंह की हम बात करें, तो सवाई जगत सिंह के समय में जयपुर शैली में थोड़ी कंपनी शैली का प्रभाव देखने को मिलने लगा था, क्योंकि 1800 ईस्वी में मुगल सल्तनत तो चल ही रहा था बगल में, साथ साथ में अंग्रेजों का शासन भी प्रभावी हो चुका था, तो कंपनी शैली भी जो है वह कहीं ना कहीं जयपुर शैली में देखने को मिल रही थी। कब देखने को मिली? तो महाराजा सवाई जगत सिंह के समय में, और कंपनी शैली का प्रभाव देखने को मिला, जयपुर शैली में प्रविष्ट होने लगा था। तो यह बात भी थोड़ा महत्वपूर्ण है और इसे ध्यान में रखोगे। इसके बाद हम बात करेंगे तो अगले जो राजा हुए सवाई जयसिंह द्वितीय। तो सवाई जयसिंह द्वितीय 1818 से 1835 प्राचीन समय पद्धति का दास होने, ठीक है, यथार्थवादी चित्रण शैली पर चित्रकार चित्रण करने लगे थे। वही मतलब कंपनी शैली के बाद में थोड़ा यथार्थ में आने लगे थे। फिर उसके बाद आते हैं राजा राम सिंह, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 1835 से 1880 ईस्वी तक का इनका कार्यकाल रहा है, और इनके समय में तिथियुक्त चित्रों में 1838 ईस्वी का संजीवनी नामक चित्र, 1846 से 1850 ईस्वी में शील वृद्धि साहित्य के जो चित्रकारी हुई, शील वृद्धि साहित्य की चित्रकारी, 1848 का महाभारत की चित्रकारी, महाभारत सेट की, और 1850 की भगवत गीता की चित्रकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखोगे। इसी समय में आचार्य की हवेली, दुस्साध की हवेली, सामोद की हवेली तथा प्रताप नारायण पुरोहित जी की हवेलियों में सुंदर भित्ति चित्रों का निर्माण हुआ। ये सभी हवेलियां हैं, ये सभी जागीरदार थे जिनकी हवेली, ये व्यवसायी भी थे, जागीरदार थे, पैसे वाले थे, तो इनकी हवेलियों में भी चित्रकारी उस समय के चित्रकारों ने किया है। ठीक है, तो यह बात भी आपको ध्यान में रखना होगा। हम बात करें यहाँ के भित्ति चित्रण में यूरोपीय प्रभाव झलकता है, कंपनी शैली और यूरोपीय प्रभाव, बच्चों ध्यान में आपको रखना होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब
यहाँ पर देखिए उसमें कंपनी शैली की बात आई, राम सिंह में यूरोपीय प्रभाव झलकने लगा था। 1857 ईस्वी में राम सिंह ने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। 1857 में राम सिंह ने, सवाई राम सिंह ने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना की, जो आज राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना करने वाले महाराजा सवाई राम सिंह हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, तत्कालीन इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ और उनके युवराज प्रिंस अल्बर्ट की जयपुर यात्रा के समय में, जयपुर की इन्होंने यात्रा की थी और उस यात्रा के समय में उनके सम्मान में राम सिंह के आदेश से जयपुर के भवनों को गुलाबी रंग से रंग दिया गया था। तो गुलाबी रंग से एक्चुअली में क्या हुआ, जब एलिजाबेथ प्रथम और प्रिंस अल्बर्ट आए तो उनके सम्मान में जयपुर को गुलाबी रंगों से रंगाया गया। तो गुलाबी रंगों से रंगने की वजह से ही जयपुर को गुलाबी नगर या गुलाबी शहर कहा जाता है, या पिंक सिटी आज भी नाम दिया जाता है। ठीक है, आज भी कहते हैं कि पिंक सिटी कौन सी है, तो आप सभी लोग बोलते हो जयपुर है। तो जयपुर पिंक सिटी कैसे बनी, ऐसे बनी, राजा राम सिंह, जो सवाई राजा राम सिंह के समय की बात है। इसके बाद अगले राजा हुए सवाई माधव सिंह द्वितीय की हम बात करें तो 1880 से लेकर के 1922 ये अंतिम राजा हुए हैं। ठीक है, इनके समय में चित्रकार पूर्ण रूप से यूरोपीय प्रभाव में ढल गए थे और 10 महाविद्या का जवाहर सेट 1920 में तैयार कराया गया, जो कि प्रमुख है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखोगे। इसी के साथ हम विषय वस्तु पर चर्चा करें तो राज दरबार, कृष्णचरित, 12 मासा, बिहारी सतसई, विभिन्न देवी देवताओं की छवियां, साधु संतों का जीवन और स्त्री सौंदर्य, व्यक्ति चित्र, रसिक प्रिया, रामायण महाभारत, षड ऋतु, दीपावली, होली, पशुओं की लड़ाई, ये सभी विषय वस्तु रहे हैं जो कि जयपुर शैली के विषय वस्तु हैं। और इन्हीं विषय वस्तुओं पर ही जयपुर शैली में चित्रकारियाँ की गई हैं। ठीक है, जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकारों की हम बात करें तो जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार साहिब राम, मोहम्मद शाह, लाल रामजी दास, शिवदास, गोविंदा, मंगला, हीरानंद, त्रिलोका, सांवला और जीवन, ये सभी प्रमुख चित्रकार हुए जयपुर शैली के। ठीक है, जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार हुए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चित्रकार थे जयपुर शैली के। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर करके रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोटा, जयपुर, किशनगढ़, बूंदी, ये सभी शैलियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग की हम बात करें तो इनसे संबंधित जितने भी शैलियाँ, उपशैलियाँ हैं, उन पर हम बहुत अच्छे से चर्चा करके आपको क्लियर कराएंगे। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जयपुर को लेकर के, जैसे कि जयपुर शहर को भारत का पेरिस कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जयपुर शहर को भारत का पेरिस कहा जाता है। और पूछा जा सकता है कि कौन सी शैली मुगल प्रभाव से रही, तो जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव मुगल शैली का पड़ा है, क्योंकि ये बाद की है, 1700 की बाद की है। तो ये क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जयपुर शैली को संरक्षण महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा दिया गया था। जयपुर मीनाकारी गहने के लिए प्रसिद्ध है। मीनाकारी पेंटिंग, मीनाकारी गहने जो बनाए जाते हैं वो जयपुर में बनाए जाते हैं। इसी के साथ एक और बात, संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान के जयपुर में ही बनती हैं। इसके साथ में और ध्यान रखना होगा, ब्लू पॉटरी, ब्लू कलर के जो पॉटरीज बनाई जाती हैं वह प्रसिद्ध हैं, जो कि पेरिशियन नीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो जयपुर जो है वो ब्लू पॉटरी के लिए भी, ये सारे सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, यहाँ के चित्रों में चेहरे पर चेचक के दाग दर्शाए गए हैं।
यह भी इम्पॉर्टेंट लाइन है। तो नोट में जितनी भी बातें हैं वो सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, तो ध्यान रखोगे। इसके बाद में हम बात करें तो जयपुर फ्रेस्को की बात करते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए आप सभी लोगों को ध्यान से इसको समझना चाहिए, ठीक है। देखिए जिन बच्चों को हमारी क्लास अच्छी समझ में आ रही है वे लोग दिए गए नंबर पे कॉल करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए DSSB हो गया, चंडीगढ़ हो गया, उत्तराखंड LT ग्रेड हो गया, बिहार का BPSC का हो गया चित्रकला से संबंधित एग्जाम, UP TGT का चित्रकला से संबंधित एग्जाम, इन सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है हमारी क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करते हैं और लगभग हमारी सारे टॉपिक जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और कह सकता हूँ कि सारे टॉपिक जो है अथेंटिक हैं, बहुत ही अथेंटिक हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप सभी लोगों को इन सबको करते चलना चाहिए। अभी हम यहाँ पर जयपुर फ्रेस्को समझेंगे। देखिए अकीक पत्थर है, अकीक पत्थर से घोटाई करके चमकदार ये चमकाए जाते थे, अकीक पत्थर की घोटाई करके ये चमकाए जाते थे। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग के समान है जयपुर फ्रेस्को, इटालियन पेंटिंग जो फ्रेस्को है उसके समान है। यहाँ गीली सतह पर भित्ति चित्र बनाए गए जाते थे, गीली सतह पर भित्ति चित्र बनाए गए, इसलिए इसको फ्रेस्को बोला गया। तो जयपुरी फ्रेस्को चित्रण वनस्थली विद्यापीठ जयपुर केंद्र रहा है, ठीक है। वनस्थली विद्यापीठ जयपुर ये केंद्र रहा है जयपुरी फ्रेस्को के लिए, जहाँ से जयपुरी फ्रेस्को सिखाया जाता था, ठीक है। तो वनस्थली विद्यापीठ से जयपुरी फ्रेस्को सिखाया जाता था, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा बच्चों, ठीक है। जयपुरी फ्रेस्को जो है वो यहीं से सिखाया जाता था, ठीक है। इसके बाद में हम जयपुर शैली की विशेषताओं पर चर्चा करें तो वनस्पति रंगों में देसी नील का प्रयोग हुआ। लाल रंग की बात करें तो पलाश, पीपल की छाल या बेरी जिसको हम आलता बोलते हैं, इनका प्रयोग हुआ। पीला रंग बात करें तो केशुला के फूलों या गौगोली का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। इसी प्रकार काला रंग की बात करें तो हरड़, बहेड़ या आंवला से काला रंग बनाया गया। कत्थई रंग कत्था से बनाया गया है, जो कि जयपुर शैली में इन सबको प्रयोग हुआ है। यहाँ पर नारी आकृतियों की बात करें तो मध्यम काठी है नारी आकृतियों की, अंडाकार चेहरा है, ऊंचा ललाट है, बड़ी बड़ी मीनाकृत मादक आँखें हैं। मीनाकृत मादक आँखों का मतलब होता है मछली के आकार जैसी बड़ी बड़ी मादक आँखें हैं, ठीक है। तो मादक आँखें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सुडौल नाक है, नाक जो बनाया गया है वो सुडौल अपेक्षाकृत बाहर निकली हुई है वो नाक। लंबे केस जो कि खुले हुए, इसके साथ साथ पीन वक्ष है, यौनता से युक्त सुंदर शरीर है। ये सभी चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं। इसी के साथ हम और भी बात करें तो पुरुषों के चेहरों पर चोट के निशान, चेचक के दाग के निशान बनाए गए हैं, जो यहाँ की विशेषता है। हाशियों की बात करें तो हाशियों में गहरे लाल रंग से बने हैं तथा काफ़ी चमकदार हाशिए बनाए गए हैं जयपुर शैली में। नीले बादलों में सफ़ेद रुईदार बादल तैरते हुए बनाए गए हैं तथा लालिमा लिए बादल भी बनाए गए हैं, ठीक है। नीले बादलों में सफ़ेद रुईदार बादल तैरते हुए दिखाए गए हैं और लालिमा लिए बादल भी दिखाए गए हैं, जो जयपुर शैली की विशेषता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। रात्रि के दृश्यों में सुनहरे रंगों से बिजली की तड़कन को भी दिखाया गया है। जो तड़कती बिजली है उसको सुनहरे रंगों से लिया गया है। सप्त बिजलियां जो हैं वो 7 कलर में अपना जो कलर है वो स्प्रेड करती हैं, फैलाती हैं, तो यहाँ पर उसका सुनहरा रंग लिया गया है, बिजली चमकने को दिखाया गया है। इस प्रकार से हम आपसे बात करें तो देखिए हमने पिछली क्लास में किशनगढ़ शैली पर चर्चा की थी, उसके बाद किशनगढ़ के बाद बूंदी शैली पर चर्चा की थी। 2 शैलियाँ हमारी पिछली क्लास में हुई हैं। आज की क्लास में हमने कोटा शैली पर चर्चा की है, कोटा के साथ साथ हमने जयपुर शैली पर चर्चा की। तो 4 उप शैलियों को हमने यहाँ पर देखा है। इसके साथ साथ में राजस्थान की कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण शैलियाँ हैं, उप शैलियाँ हैं, जिन पर हम चर्चा अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप सभी लोग बाकायदा अच्छे से अपनी क्लास को कंप्लीट करते चलें, और जिन बच्चों को हमारी क्लास पसंद आ रही है वे लोग हमारे थ्योरी की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके ऐप के माध्यम से आपको क्लास दिया जाएगा,
जिससे आप हमारी इस क्लास को ज्वाइन करके अपना अधिक से अधिक लाभ पा सकते हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये पूरा सेशन, तो आप अच्छे से करते चलेंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते चलेंगे। सभी बच्चों आप एक दूसरे को शेयर करिए जिससे ये सभी बहुत बच्चों तक पहुंच पाए। हम बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए ये सारी चीज़ें लेकर आते हैं, तो आप सभी लोग बढ़िया से मन लगा करके अच्छे से अपनी तैयारी करते चलें, ठीक है। क्योंकि यहाँ से इन टॉपिकों से क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो पूछे जाएंगे। मैंने पढ़ाते वक्त में बहुत सारी चीज़ों पर मार्क किया है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से वे सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग की हम बात करें, राजस्थानी लघु चित्रकला शैली की बात करें, तो यहाँ से बहुत सारी उपशैलियाँ हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है, तो इम्पॉर्टेंस को देखते हुए आप सभी लोगों को हम यही कहेंगे कि आप सब लोग इसको बड़े अच्छे से अपनी तैयारी में लीजिए और तैयार करते चलिए। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फ्रेंड सर्कल तक पहुँचाते रहिए, ठीक है। जिन बच्चों को क्लास अच्छी लग रही है वे हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों ज्वाइन करने के लिए, और आप सभी लोगों को शुभ रात्रि। आप सब लोग बढ़िया से मन लगा के अच्छे से तैयारी करते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।